सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का जूलॉजी का सेकेंड ईयर के जूलॉजी का पेपर सेकेंड का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्रम में देखते हैं, सबसे पहले आता है यूनिट 1। तो यूनिट 1 का जो क्वेश्चन क्रमांक फर्स्ट है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन तथा उनके कार्यों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, तो इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सिनॉप्सिस तैयार किया है। ये सिनॉप्सिस को देखिए, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड क्या है, उसकी स्थिति क्या होती है, इसको बताना है। फिर स्ट्रक्चर बताना है ना। स्ट्रक्चर में कॉर्टेक्स और मेड्यूला को बताना है। फिर थर्ड है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन है। फिर उसके अतिश्रावण अल्पश्रावण, फिर उसको मतलब ग्रंथि को कौन मतलब नियंत्रित करता है। फिर उसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंस लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग इस क्रम में लिखते जाइए, है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस तैयार किया है, उस आधार पे आप लोग ये आंसर को लिखते जाइए। सिनॉप्सिस के पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और उसी आधार पे अपने आंसर को लिखते जाइए। फिर उसका जो डायग्राम है वो भी इसका मतलब जो संरचना वाला पोर्शन है, वहाँ पे स्ट्रक्चर में ये डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो ये जो संरचना में कॉर्टेक्स और मेड्यूला है, यहाँ पे अलग अलग करके बताया गया है। तो इसको पहले फ्लो डायग्राम के थ्रू बताइए, फिर अलग अलग इसको अलग से फिर से क्लासीफाइड करके इसका आंसर लिखते जाना है ना। तो उसके बाद है स्रावित होने वाले हार्मोन्स में, इसको लिखते जाइए कि अलग अलग पोर्शन से अलग अलग हार्मोन स्रावित हो रहा है उसको, है ना। उसके कार्य को लिखिए, है ना। फिर नेक्स्ट हार्मोन्स का नाम है, उसके भी कार्य को लिखिए। और फिर नेक्स्ट हार्मोन्स है, इस सभी हार्मोन्स के मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर और उसके कार्यों को लिखते जाना है। ओके। फिर मेड्यूला के पार्ट 2 मेड्यूला। तो मेड्यूला से जो स्रावित होने वाला हार्मोन क्या है, एड्रिनलिन। एड्रिनल यही सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये होता क्या है, जब ऐसी आपातकालीन स्थिति क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हमारे सामने अचानक से शेर आ जाए, तो हमारे शरीर से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होंगी। तो वो हमें वहाँ उस संकटकालीन स्थिति से बचने के लिए मतलब उत्पन्न होती है और मस्तिष्क को यह सूचना देती है कि इस परिस्थिति से निपटो, उस जगह से भागो, अपने आप को बचाओ। तो ये उसका वो होता है ना, कार्य होता है। तो ये क्या बोलते हैं, हार्मोन्स हैं। तो ये कौन कौन से अंग तंत्र को प्रभावित करते हैं, उसको टेबल के थ्रू बताया गया है। फिर उसके अनियमितता से, एड्रिनलिन के अनियमितता से क्या क्या होता है उसको बताया है। जैसे कि अल्पस्रावन है, अल्पस्रावन से क्या क्या रोग होता है उसको नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद है अतिश्रावण। अतिश्रावण से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। फिर लास्ट में एड्रिनलिन ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है। तो इसका ऑब्वियस सी बात है, पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों का मतलब नियंत्रण करता है, तो उसको नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्रम में हमारा यूनिट नंबर 2 है ना। तो यूनिट क्रमांक 2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का शुक्राणु जनन में हार्मोन नियंत्रण को समझाइए। हार्मोनल नियंत्रण को समझाना है ना, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें। तो इसके लिए आप लोग ये सिनॉप्सिस लिखिए, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस भी, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में ये क्रम से आते जा रहा है, इसको मतलब लिखते जाइए आप लोग, है ना। तो फिर उसके आधार पे आंसर लिखते जाना है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इसको मतलब थोड़ा से ब्रीफ में समझाना है ना, संक्षिप्त में पहले बताना है इंट्रोडक्शन के माध्यम से। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद टेस्टिस को बताना है, टेस्टिस की संरचना को। फिर इस टेस्टिस की मॉर्फोलॉजी को, मॉर्फोलॉजी की जरूरत नहीं है। उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्चुअल में युग्मक जनन को फिर बताना है ना। तो जैसे कि जिस प्रकार से सिनॉप्सिस तैयार किया गया है, उस आधार पे यहाँ से आंसर को इसको आंसर को एज इट इज ऐसे ही नोट डाउन नहीं करना है। वहाँ से सिनॉप्सिस के आधार पे, उस पॉइंट के आधार पे यहाँ से आंसर को लिखते जाना है। कंटेंट इधर उपलब्ध करा है, इस कंटेंट को सिनॉप्सिस के माध्यम से लिखते जाएंगे तो आप लोगों को बेटर मार्क्स मिलेगा, है ना। क्योंकि यह एक निबंधात्मक क्वेश्चन है, तो यह
लगभग 1000 से 1200 शब्दों के मध्य इसको आंसर करना होता है। तो इसको जब तक क्लासिफाइड करके आंसर नहीं लिखा जाए तब तक इसमें बेहतरीन मार्क्स नहीं मिल पाते हैं ना। तो इसलिए इसको क्लासिफाइड करने के लिए हम लोगों ने सिनॉप्सिस तैयार किया है। तो उस सिनॉप्सिस के आधार पे आप लोग आंसर रीड कीजिए। ओके, जहाँ पे जो डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी उसी डायग्राम को बनाना है, और जहाँ पे नहीं पड़ेगी उसको बेवजह नहीं बनाना है। ओके, तो ये जो है टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसके एलिस है उसकी दीवार का, है ना, टेस्टिस का। फिर ये शुक्राशय है, सेमिनल वेसल है। ये क्या है, उसका पार्ट्स है अलग अलग, है ना। तो ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, लेकिन जो मैंने सिनॉप्सिस में बताया है उस आधार पे आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे टीम मेंबर ने आप लोगों के लिए मतलब काफ़ी एनालाइज करके, मेहनत करके आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें तैयार किया है। तो उन लोगों का मोटिवेशन को तथा उन लोगों को और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, फेसबुक ग्रुप के साथ, इन सब के साथ आप शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, है ना। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से छात्र इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लो, ताकि जब भी हम लोग वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, तो आप लोगों को पता चलते रहेगा, है ना। और जितने भी वीडियो देखते हो आप लोग एक बार उसको लाइक ज़रूर कर दिया करो, है ना। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को और कितना हेल्पफुल हुआ। ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा, है ना। और क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को आंसर लिखने में, इसको भी आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम लोग कमेंट पढ़ते हैं, फिर उस आधार पे हम लोग संशोधित करने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। तो जो स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनका मतलब हम लोग सॉल्यूशन भी देते हैं, है ना। तो इस आधार पे आप लोग, कई लोगों का क्या रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमेंट नहीं देखते, हम लोग देखते हैं, उसका आंसर उसको मतलब हम लोग वीडियो के माध्यम से उसकी कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना। नए नए चैप्टर लेके आते हैं, उसमें मतलब संशोधित करके उसके आधार पर हम लोग आंसर मतलब बनाते रहते हैं। ओके, तो ये है स्लाइड का लास्ट वाला पोर्शन, है ना। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस क्रम में देखेंगे कि अपना अगला यूनिट आएगा यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, घोड़े के उद्विकास को उचित चित्रों के द्वारा विस्तार से समझाइए। तो घोड़े में जो विकास हुआ है ना, अलग अलग समय अंतराल के अनुसार से अभी का आप जो घोड़े देख रहे हैं वो उनका वर्तमान स्वरूप नहीं था। ये घोड़े, मैंने इसके लिए मतलब सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है। इस सिनॉप्सिस को एज इट इज उतारिए और इसी सिनॉप्सिस के आधार पे आप लोगों को आंसर रीड करना है। तो जैसे कि आप लोगों ने सिनॉप्सिस देख लिया, उसके आधार पे ही आप लोग आंसर लिखें। ओके, तो उसके बाद जो एक क्रम से आते जा रहा है ये आप लोगों के लिए कंटेंट है, लेकिन लिखना आप लोगों को एक्चुअल में उसको सिनॉप्सिस के आधार पे है ना। तो मैं जैसे कि बता रहा था कि घोड़े का विकास प्रारंभ में, घोड़ा अभी वर्तमान समय में दिखता वैसा नहीं था। घोड़े पहले जिस प्रकार से हिरन, गधे जैसे अभी वर्तमान में है ना, उस तरीके से दिखाई देते थे, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे अनुकूलन के अनुसार उनमें मतलब उत्परिवर्तन हुआ, है ना। जैसे जैसे प्रकृति में उनके लिए वातावरण उपलब्ध होते गए, वे उस हिसाब से अपने आप को ढालते गए और वो तेज दौड़ने में सक्षम हो गए। तो अभी वर्तमान समय में तेज दौड़ने वाले, सवारी करने वाले, जिस प्रकार से घोड़े का मतलब स्वरूप आप लोग देखते हैं, वो उसी परिवर्तनों के कारण अपने आप को अनुकूलित करके मतलब इस अभी वर्तमान समय है उस हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करके बनाया हुआ है। तो ये इसका जो परिवर्तन है अलग अलग समय अंतराल में किस प्रकार से हुआ है, उसको हमने इसमें सिनॉप्सिस के आधार पे क्रम से जमाया है। उसके बाद आंसर में आप लोगों के सामने ये
उसके लिए कंटेंट अवेलेबल कराया है, तो आप लोग इसी आधार पे अपना आंसर को अपने आंसर शीट में लिखते जाइए, है ना। तो अलग अलग समय अंतरालों में घोड़े में किस प्रकार की, जैसे कि इस समय देखिए मियोहोपिस काल में ये किस तरीके से घोड़े दिखता था, और वो सभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो अलग अलग काल में घोड़े का स्वरूप कैसा रहा, उसकी खासियत, उसकी विशेषताएं ये दिखाया गया है। और उसके ये देख रहे हैं उसके पैर है ना, तो ये उसके पैर में किस प्रकार से उसके उंगलियों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, कौन सा बोन ऊपर मतलब लंबा हुआ, कौन छोटा हुआ, ये सभी चीज़ें आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अलग अलग काल के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए और इस डायग्राम भी ड्रॉ करते जाइए, है ना। डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंक्रेस्ट्री ऑफ हॉर्स, तो इसको आप लोग टेबल के माध्यम से आंसर मतलब ड्रॉ करना है अपने आंसर शीट में, है ना। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन है, काफ़ी निबंधात्मक क्वेश्चन है, तो आपको इसको आंसर को लंबा लिखना ही होगा, है ना। और कुछ पॉइंट को छोड़ सकते हो, जैसे कि ये कुछ ज़्यादा ही पॉइंट आ रहा है उसको छोड़ सकते हो, लेकिन डायग्राम को आप नहीं छोड़ सकते। डायग्राम को प्रॉपर आपको ड्रॉ करना ही होगा। और जो उसकी विशेषताएं में कुछ पॉइंट्स आ रहा है उसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो, वहाँ से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि उससे आंसर भी एक शब्द सीमा के अंदर ताकि व्यवस्थित हो जाए आप लोगों का आंसर, है ना। तो ये लोग आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों के सामने ये आ रहा है, तो वो कंटेंट के आधार पे आप लोग इसको आंसर नोट डाउन करते जाइए। जैसे कि मैं फिर से बता दूं कि हमारे टीम मेंबर के द्वारा काफ़ी मेहनत करके अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से आप लोगों के लिए आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अलग अलग सोर्सेज के थ्रू यहाँ से वहाँ से मतलब ला के और काफ़ी एनालाइज करके इसको एनालाइज करके, है ना, विश्लेषण करके आप लोगों के लिए सिनॉप्सिस भी तैयार किए हैं, ताकि छात्रों को सिनॉप्सिस तैयार करने में तकलीफ ना हो, सुविधा हो उन लोगों के लिए। ऐसे करके सिनॉप्सिस भी तैयार किए, तो उनके मोटिवेशन के लिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ओके, अब चलते हैं जी अगले प्रश्न की तरफ। तो इस क्रम में देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट क्रमांक 4। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा के बाद वाला है हार्मोन एवं व्यवहार। तो हार्मोन और व्यवहार ये क्या है? ये शॉर्ट आंसर है, मतलब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थात लगभग इसको 500 से 600 शब्दों के मध्य की शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है इसको। ओके, तो इसमें चाहते हैं स्टूडेंट तो आप लोग एक हाफ पेज में सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, है ना, मोस्टली, लेकिन चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। ओके, और उसके आधार पे आप लोग आंसर रीड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें टिप्पणी वाले क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसको ज़्यादा मतलब शब्द सीमा में नहीं लिखना रहता है, इस कारण से इसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना होता है। ओके, तो इस आधार पे आप लोग इसको आंसर कीजिए, है ना। जो स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों के सामने आ रहा है वो उसको नोट डाउन करते जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये जो प्रयास रहा वो कैसा लगा आप लोगों के, है ना। जो सिनॉप्सिस वाला जो पैटर्न बना के दिए हैं वो आप लोगों को किस प्रकार लाभप्रद हुआ, इसको आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, है ना। और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसको शेयर करें, है ना, ताकि वीडियो का विस्तार हो सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, तो ये जो हार्मोन एवं व्यवहार की जो हार्मोन एंड बिहेवियर वाला जो टॉपिक है उसका आंसर आप लोगों के सामने आ रहा है। तो इसमें किस प्रकार से उसका नियंत्रण होता है, व्यवहारिक नियंत्रण, है ना, उसको आप ये देख रहे हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, है ना, उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। पीयूष ग्रंथि किस प्रकार से हार्मोन स्रावित करता है और उसके क्या क्या लक्षण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और उससे अतिश्रावण और अल्पश्रावण से क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप लोग नोट डाउन करते जाइए। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 व्यवहारिकी।
इथोलॉजी। इथोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने इस प्रकार रहा। तो इथोलॉजी क्या है, बिहेवियर क्या है ना, व्यवहार क्या है, इसको आप लोग पहले उसका इंट्रोडक्शन के रूप में, उसके डेफिनेशन के रूप में उसको पहले लिखेंगे, है ना। फिर ये वैज्ञानिक जो है 1950 में इसको, उसका अर्थ को प्रयोग दिया है, उसके बारे में भी आपको लिखना है। जो आप लोगों के सामने स्लाइड हो रहा है आंसर, उसको एज इट इज लिख देना है वहाँ पे, है ना। चूँकि ये मतलब ये व्यवहारिकी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको एज इट इज वैसे ही लिखते जाइए, ओके। फिर व्यवहार की परिभाषाएं लिखना है आपको, ओके। व्यवहार की परिभाषाएं आपके सामने जो पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है उसको एज इट इज पॉइंट बाय पॉइंट ही नोट करते जाना है, ओके। फिर व्यवहारिकी की शाखाएं जो हैं उसको नोट करना है कि उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, ओके। तो इसमें पारिस्थितिकी, तो पहला क्या है, पारिस्थितिकी है, दूसरा व्यवहारिकी है ना। व्यवहारिकी के अंदर दो पॉइंट और है, तंत्रिकी व्यवहारिकी और अंतःस्रावी व्यवहारिकी। तो इसको आप लोगों को नोट डाउन करना है। फिर अगला है व्यवहार अनुवांशिकी, उसके बाद नेक्स्ट है मानव व्यवहारिकी, है ना। फिर नेक्स्ट है व्यवहारिकी भौतिकी और समाज जैविकी। तो ये इतना आंसर आप लोगों को लिखना है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ है। इस क्रम में देखते हैं कि हमारा यूनिट नंबर 5 का जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है जी, मधुमक्खी पालन और इसके आर्थिक महत्व को बताइए। तो इसके लिए मैंने सिनॉप्सिस तैयार किए हुए, आप लोग ये सिनॉप्सिस देख सकते हैं, है ना। एक पेज का सिनॉप्सिस है, इसमें इंट्रोडक्शन, मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं उसको दिखाया गया है। फिर आधुनिक विधि के लाभ क्या है उसको बताना है, मधु का रासायनिक संगठन बताना है, मधुमक्खी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट बताना है ना, आर्थिक महत्व बताना है। तो जैसे कि मैंने सिनॉप्सिस में बताया है, उस आधार पे आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। तो ये आप लोगों के सामने उसकी विधि स्लाइड बाई स्लाइड आते जा रही है। इस विधि को आप लोग मतलब नोट डाउन करते जाइए। पहले बताना है कि आप लोगों मधुमक्खी पालन क्या है, इसको इंट्रोडक्शन टाइप का बताना है ना। उसकी ये देसी विधि को नहीं लिखना है ना, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ये सीधा इसको आधुनिक विधि को लिखना है ना। ये मधुमक्खी पालन की आधुनिक विधि है, इसको पहले आधुनिक विधि का एक अलग पैराग्राफ में लिखिए। उसके बाद कौन कौन सी विधियां हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखिए और लिखते जाइए। तो ये 4 से 5 प्रकार की विधियां, सामान्य उठाव विधि, रानी को अलग करना, मधु निष्कर्ष, है ना। तो सामान्य पोकिल उठाव छत्ता वाला जो विधि है उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, इसको फुल नहीं लिखना है ना। फिर रानी को अलग करने वाला जो विधि है उसको लिखना है ना। तो ये उसके पॉइंट बाय पॉइंट इसको नोट डाउन करते जाना है। इसके बाद है ये देखिए ये रानी उठाव विधि का ही मतलब अलग करने वाले जो विधि है उसी के बारे में है। फिर नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है, इसमें आप लोग देखिए ये डायग्राम वहाँ पे बना सकते हैं, है ना। मतलब डायग्राम ना भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रानी पृथक्करण विधि है, उसके बाद मधु निष्कर्षण विधि है, हनी एक्सट्रैक्शन बोलते हैं जिसको। उसके बाद है टोपी छीलने का या चाकू विधि। उसके बाद अन्य औजारों के माध्यम से निकाला जाता है, ये वाली विधि है, ओके। इसके बाद देखते हैं आधुनिक विधि के क्या क्या लाभ होते हैं उसको बताना है। आधुनिक विधि से मधुमक्खी पालन करने से क्या क्या लाभ होता है उसको बताना है। फिर उसके पॉलिनेशन को बताना है कि मधुमक्खियों में परागण कैसे होता है। फिर उसका अन्य उपयोग, फिर है ना तो ये रहा दोस्तों हमारे YouTube चैनल। आओ आगे बढ़ें, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, है ना, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू।